हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का जो आपका साइंस है या अध्याय फर्स्ट है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसका नाम है। और इसमें जितने भी आप लोगों के नोट्स बनते हैं ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को एक बता दें अहम बात कि ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हेडिंग है नोट्स के थ्रू आप लोगों को बताएंगे। देखिए, सर्वप्रथम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है अभिकारक, फिर उसके बाद उत्पाद, फिर रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, फिर उसके बाद क्या है, फिर रासायनिक समीकरण है, फिर रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करना, फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, फिर संक्षारण और विकृत गंधिता। ये सब जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि किसे किसे कहते हैं, किस प्रकार से क्या होता है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हमारा आता है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है, तो देखिए इसका लिखिएगा कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना ही लिखना, इतना ही पढ़ना है कि ऐसे परिवर्तन, ऐसे बदलाव जिसमें नए गुण यानी कि नए पदार्थ का निर्माण होता है वाला, नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस ये हमारा हो गया पहला ये वाला हो गया रासायनिक अभिक्रिया। फिर अगला हमारा क्या है, अगला देखिए अभिकारक है। क्या है अभिकारक, इसका परिभाषा देखिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। हिस्सा या भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक, ये वाला हो गया हमारा अभिकारक। फिर अगला जो हमारा है प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद, सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, उत्पाद है। प्रोडक्ट यौगिक को प्रोडक्ट कहते हैं। उत्पाद है कि उत्पाद किसे कहते हैं, देखिए ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक, ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में उसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण भी बता देते हैं आप लोग, उदाहरण देख लीजिए कि भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना, ये सब जो है उत्पाद है। ये रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होता है। ठीक है, ये रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू होता है, इसीलिए इसे उत्पाद का उदाहरण माना गया है। और अगला हमारा हेडिंग है, देखिए अगला क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से क्या होता है, बदलाव होता है। चलिए उसको भी बता देते हैं। देखिए, अवस्था में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया में, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है। ठीक, ये परीक्षण हो गया। फिर अगला हमारा जो है कि परीक्षण के अंतर्गत जो आता है, देखिए रासायनिक परिवर्तन को प्रदूषित करना, यानी कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदूषित कैसे किया जाता है ये बता देते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को एक फिगर के माध्यम से, ये वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन आप लोगों को बता देते हैं। देखिए शब्द समीकरण जो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसमें देखिए लेफ्ट हाइपोनियस साइड है तो इसका अभिकारक ये हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है तो ये बना है उत्पाद बन गया है। ठीक, और फिर रासायनिक अभिक्रिया जो होगा Zn प्लस H2O SO4 और गिब्स क्या है ZnSO4 प्लस H2। ये देखिए ये हमारा ओ लेफ्ट हेपोटेनियस साइड है और ये राइट हेपोटेनियस साइड है। ठीक, ये हमारा हो गया। तो इसको जानकारी इसको उतना नहीं रखना, बस नॉर्मल के लिए आप लोग को बता दिए। चलिए बिना देरी के आप लोगों को ये बता देते हैं रासायनिक समीकरण ये बहुत इनको केमिकल रिएक्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तभी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए रासायनिक समीकरण जो है इसको बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, यानी कि प्रदर्शित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों को प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे क्या है, देखिए आगे क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान पर ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। यानी कि कुछ भी अगर होगा, मान लीजिए यहाँ पर उष्मा दिया जा रहा है तो गिब्स पर ऐसे दर्शा देंगे कि उष्मा दिया गया है, यहाँ पर दाब दिया गया है, दाब यानी कि फोर्स दिया गया, ऐसे गिब्स के ऊपर दर्शाते हैं। समझ गए ना, ये रासायनिक समीकरण होता है।
ठीक, आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा अगला क्या है कि संतुलित किस प्रकार से यानी कि बैलेंसिंग किस प्रकार से करते हैं रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना। चलिए बता देते हैं सर्वप्रथम आप लोगों को। देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तब क्या होता है? तब होता यही है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक जब होता है एवं उसके पश्चात यानी कि जब उत्पाद बन जाता है प्रत्येक तत्व का परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि जब समान होगा तभी हमारा संतुलित होगा, तभी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगा। चलिए बता देते हैं कैसे। पहला देखिए स्टेप क्या है, चरणबद्ध संतुलित करना यानी कि हीट द ट्रायल मेथड एंड ट्रायल मेथड। तो इस प्रकार से आप लोगों को बताते हैं। पहला चरण जो है यानी कि स्टेप पहला हमारा जो है, देखिए रासायनिक समीकरण लिख करके प्रत्येक सूत्र के चारों बॉक्स को बना लीजिए, यानी कि 4 बॉक्स बना लीजिए सूत्र लिख करके। देखिए कैसे यहाँ पर करेंगे। पहला जो है Fe प्लस H2O है, इसको किस प्रकार संतुलित करेंगे जानते हैं। इसको करेंगे Fe2 प्लस O2 H2। यहाँ पर देखिए ये वाला संतुलित हो गया। ठीक, फिर संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, कुछ भी बदलाव नहीं करना है। चरण दूसरा भी देख लीजिए, समीकरण की उपस्थिति में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। परमाणु की संख्या कितने का होते हैं इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर Fe का जो अभिकारक परमाणुओं की संख्या यानी कि लेफ्ट हाइपोटेनियस साइड होता है 1 होता है, और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या Fe का 3 होता है। और इस प्रकार से हाइड्रोजन का H का मतलब हाइड्रोजन का 2 होता है और इसका भी 2 होता है। फिर ऑक्सीजन का 1 होता है, इसका 4 होता है। ठीक, इस प्रकार से ये वाला होगा। तीसरा चरण क्या कह रहा है, तीसरा चरण यही कह रहा है देखिए कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित किया जाता है। देखिए अनुचित गुणांक किस प्रकार से लगाया जाएगा, Fe प्लस 4H2O और गिब्स है, गिब्स Fe3O2 प्लस H2, ये वाला हो गया। फिर चौथे चरण में क्या कह रहा है, चौथे चरण की सभी तत्वों के परमाणुओं के चरण 3 की भात यानी कि 3 वाला भात की संतुलित कीजिए। उसी प्रकार करना, इसी तरह करना है। ठीक, इस प्रकार से कीजिए। फिर सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया को दोनों समान कर लीजिए। बस यही हमारा होगा चौथे चरण में। देखिए फाइनल हो जाएगा चौथे चरण या देखिए छठवें चरण में कि अभिकारकों मतलब भौतिक अवस्था लिखना। यानी कि मान लीजिए यस है तो ठोस मतलब ठोस होगा तो यस से लिखिएगा, द्रव होगा तो आई से लिखिएगा, और जी मतलब गैसीय अवस्था होगा तो जी से लिखिएगा। इस प्रकार से होगा कि जलीय होगा तो AQ लिखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा गया। ऑक्सीजन जो होता है जी होता है, गैस होता है, और ये जो होता है Fe यानी कि ठोस होता है। तो इस प्रकार से सभी यहाँ पर निरूपित किया गया और तीसरे चरण में फाइनल हो गया हमारा कि कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान से ऊपर नीचे लिखे जाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा संतुलित करना। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और सभी अभिक्रिया को बताएंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जितने भी होते हैं सभी को हम आप लोगों को परिभाषा सहित बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। देखिए कैसे होता है। पहले नंबर पर आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कि जोड़ना इसका अर्थ होता है ना, संयोजन। देखिए इसका मतलब क्या है कि एक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि एक अलग तत्व का निर्माण करते हैं। 2 मिल जाएंगे मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल भी बताएगा। A प्लस B गिव्स C, यानी कि AB 2 तत्व मिलेंगे और तीसरे तत्व का निर्माण कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए C का निर्माण हो गया। हम फिर उदाहरण भी देख लीजिए, उदाहरण भी बता दे रहे हैं। कोयले का दहन, यानी कि कोयले का दहन हो रहा है तो यहाँ पर देखिए C जो होगा ठोस होगा, प्लस O2 यानी कि गैस की अवस्था में है, और यहाँ पर देखिए CO2 बन गया। ठीक, तीसरा बना ना, तीसरा 2 मिलकर के जल का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए 2H2 है, ये गैस के रूप में है, फिर O2 है, ये भी गैस के रूप में है, और फिर हमारा क्या आ गया 2H2O यानी कि ये हमारा बन गया ये। ठीक, द्रव अवस्था बन गया। फिर बिना बुझा हुआ चूना देख लीजिए CaO है प्लस ये ठोस अवस्था में, फिर H2O यानी कि द्रव की अवस्था में, फिर हमारा ये बन गया बिना बुझा हुआ चूना यानी कि ये Q बन गया, यानी कि बिलिये वाला बन गया। ठीक, ये वाला हो गया। फिर ऊष्माक्षेपी देख लीजिए। देखिए ऊष्माक्षेपी जो होता है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं।
और इसी प्रकार से एक और होता है उष्मा शोषी जो होता है, इस उत्सर्जन की जगह पे अंतर्ग्रहण लिख देंगे होता है तो वो उष्मा शोषी हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लीजिए, प्राकृतिक गैस का दहन CH4 प्लस गैस के रूप में है ना, फिर O2 प्लस वो गिब्स गैस के रूप में है, गिब्स CO2 प्लस 2H2O बन गया, ये उष्मा यहाँ पर दिया गया प्लस उष्मा आ जाएगा, ये वाला हमारा हो गया। फिर दूसरा भी देख लीजिए, शोषण एक उष्मा क्षेपी अपक्रिया। शोषण एक क्या है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया, पॉइंट में लिखिएगा और फिर लिखिएगा C6H12 और O6, ये है बिलियन के रूप में। फिर CO2 है, फिर 6O2 है, फिर ये हमारा देखिए इसका निर्माण प्लस उष्मा के रूप में हो गया, ये वाला हो गया संयोजन अपक्रिया, उष्मा क्षेपी अपक्रिया। फिर वियोजन अपक्रिया आ जाता है हमारा कि इस अपक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके दो या दो उससे अधिक बनाते हैं, यानी कि टूट करके, जानते हैं उसका उल्टा होगा, संयोजन का उल्टा क्या होता है, वियोजन होता है। देखिए उसमें क्या था, A प्लस B गिब्स से क्या था, C बन गया था, यानी कि देखिए बता दे रहे हैं, देखिए संयोजन अपक्रिया में A प्लस B प्लस गिब्स C बन गया था, ठीक। और इसमें जो होगा A गिब्स B गिब्स प्लस C हो जाएगा, ठीक। इसमें यही होगा। देखिए क्या कह रहा है कि इस अभिकारक में एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक हो जाएंगे, इसका उल्टा होगा। उसमें सर्वप्रथम आता है, उसमें वियोजन आता है, उसमें वियोजन द्वारा किया गया वियोजन। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण जो है कि फेरस सल्फेट जो होता है 2FeSO4, ये सॉलिड यानी कि इसके ठोस की अवस्था में है, उष्मा दे रहे हैं यानी कि इसको गर्म कर रहे हैं किसी भी चीज़ पर रखें, तो ये क्या बनेगा जानते हैं, Fe2O3 प्लस SO2 गैस के रूप में वो दिया गया ना, बन गया, और फिर SO3 ये हमारा बन गया फेरिक ऑक्साइड, सल्फेट से ऑक्साइड बन गया। और फिर अगला क्या है हमारा, देखिए ये हरा रंग होता है, यहाँ पर भूरा लाल बन गया, ये फेरिक ऑक्साइड, ठीक। फिर अगला हमारा क्या है, चूना पत्थर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चूना पत्थर वाला भी देख लीजिए, COC3 यानी कि सॉलिड के रूप में, यानी कि ठोस अवस्था में उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, CO बन गया, CaO बन गया प्लस CO2 गैस हो गया, बिना बुझा हुआ चीना बन गया, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण और भी देख सकते हैं। तीसरा, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला चौथा क्या है कि विद्युत वियोजन क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो इसको बता देते हैं। विद्युत वियोजन प्रवाहित होने वाली वियोजन है, जिसे विद्युत वियोजन कहते हैं। बस इतना ही लिखिएगा कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला वियोजन है, जिसे विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दर्शाया गया है, आप लोगों को यहाँ पर उदाहरण भी देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर कुछ समझ सकते हैं। ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कोई मतलब गर्म कर रहे हैं, कोई वस्तु रख करके, देखिए यहाँ पर ये कैथोड किरण निकल है, एनोड परख नली यहाँ पर लगा हुआ, पानी यहाँ से आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझा दिए, आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। देखिए 2H2O है, फिर विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित करेंगे तो 2H2 गैस के रूप में बन जाएगा, फिर O2 गैस के रूप में बन जाएगा, इसी प्रकार से ये वाला, ठीक। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, इसको भी बता देते हैं। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, इसको भी आप लोगों को समझाओ बता देते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ही प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक। कैसे, उदाहरण बता देते हैं। 2AgCl, सूर्य के प्रकाश हो दिया जा रहा है ना, यानी कि छत पर रख दिया गया और धूप निकला हुआ है, ठीक। देखिए 2Ag प्लस Cl2 बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से बेरिलियम का देख लेंगे, फिर मतलब 2AgBr देख लेंगे, ठोस अवस्था में है, तो यहाँ पर देखिए 2Ag और Br2 गैस अवस्था में बन गया, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश से उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इस अपक्रिया को उपयोग शाम सवेत फोटोग्राफी में होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए हो गया उष्मा शोषी। देखिए उष्मा शोषी आपको शुरू में ही बताए थे, इस यहाँ पर भी बता देते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है। जिन अपक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने की उष्मा को प्रकाश या विद्युत की ऊर्जा आवश्यकता होती है, उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। और फिर अगला क्या है, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है, इन अपक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले यौगिक को विस्थापित कर देते हैं, जिसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल भी बता देते हैं। Fe प्लस CuSO4 और गिब्स क्या है, FeSO4 और फिर Cu, यानी कि सॉलिड बन गया। इस प्रकार से ये वाला हमारा हो गया। फिर आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू भी देखना है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को छोटा करके दिखा दिए हैं। यहाँ पर देखिए, फिर लोहे के कील पर रखेंगे, फिर भूरे रंग का कॉपर की परत जम जाएगी, फिर CuSO4 के नीले विलयन का हरा रंग हरा FeSO4 के निर्माण का कारण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हो गया हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। द्विविस्थापन अपक्रिया, इस अपक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों को आदान प्रदान यानी कि देने और लेने के लिए होता है, तो जिसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि Na2SO2 प्लस Va
Cl2 गिव्स है VlSO4 और फिर 2NaCl। इस प्रकार से हमारा हो गया। ये जो है सोडियम सल्फेट है और Ba यानी कि बोरियम वो है क्लोराइड है। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को, यहाँ पर हो गया। ये इतना नहीं लिखना होता है, बस यही एग्जाम्पल लिखना होता है। ठीक, आप लोगों को विस्तार से यहाँ पर बता दे रहे हैं। और फिर अगला जो पाँचवा हमारा है, यानी कि बहुत अपक्रिया बताएंगे। जितने अपक्रिया आपको पढ़ना है उतने ही बताएंगे। 2024 के बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछे जाएंगे, वैसे तो हो सकता है। उपचयन और अपचयन अपक्रिया देखिए। उपचयन अपक्रिया क्या होती है? उपचयन अपक्रिया सर्वप्रथम बताते हैं कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन अपक्रिया होती है। फिर अगला क्या, जब किसी पर हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो यह अपचयन अपक्रिया होती है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो दोनों इसको उपचयन अपक्रिया कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं, यानी कि इसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। समझ गए ना? तो किस प्रकार देखिए, CuO2 हो गया गिब्स, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। फिर C2Cu+O2 बन गया, CO2 बन गया। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। फिर यहाँ पर और भी एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। अपचयन अपक्रिया की बात की जाए तो अपचयन अपक्रिया भी आप लोगों को कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश करें। अपचयन अपक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसका उल्टा होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी कि उपचयन का उल्टा अपचयन है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं आप लोग। फिर अगला हमारा क्या है, देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे दैनिक जीवन दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया के प्रभाव, यानी कि प्रभाव क्या होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। संचरण और विकृत गंधिता हर साल पूछा है और रिकॉर्ड है कि अब की बार भी पूछेगा। तो सर्वप्रथम इसमें आता है संचरण, यानी कि संचरण का परिभाषा जानिए कि जब कोई धातु ऑक्सीजन की आर्द्रता का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की नमी ऑक्सीजन के संपर्क में अम्ल, यानी कि अम्ल के आदि के संपर्क में आती है तो जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। ठीक, यही हो गया हमारा। क्या हो गया कि जब कोई धातु, यानी कि कोई भी धातु है जो ऑक्सीजन की नमी में आती है, यानी कि खुले स्थानों पे मतलब रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच सकते हैं। ठीक, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिसमें धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाती है, जैसे जंग लगता है, वही है संक्षारण, जिसे संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। और इसका कारण भी देख लीजिए। तो देखिए, इसको बचाने के लिए यशद लेपन और विद्युत लेपन व पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि यशद लेपन और विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण के धातुओं के वस्तु से बचाया जाता है। और हमारा अगला जो है विकृत गंधिता है। दूसरा जो है विकृत गंधिता, इसका भी लिखिएगा कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने के उपचयित हो जाते हैं, जिसे उनके स्वाद में गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं, यानी कि खराब हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के लिए तमाम उपाय हैं। देखिए, पहला जो है प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें। दूसरा जो है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखें। वायुरोधी यानी कि जो वायु को रोकता हो, बर्तन में खाद्य सामग्री रखें। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा करें। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा करें। शीतलन द्वारा करें। शीतल के द्वारा करें, यानी कि नमी के द्वारा करें। इस प्रकार से हमारा ये हो गया सभी, मतलब जितने भी पॉइंट थे कक्षा 10 के विज्ञान, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखिए, इसमें जितने भी पॉइंट थे आप लोगों के एक एक हेडिंग एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।